नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके YouTube चैनल ज्ञान एकेडमी में। आज हम बात करने जा रहे हैं आईपीसी से रिलेटेड कुछ सेक्शंस के बारे में। जो तीसरा अध्याय है उसके बारे में अपने उसमें पढ़ेंगे। तो जो तीसरा है अध्याय, इसके अंदर ये क्या है, दंड के विषय के बारे में। तो जो सेक्शन आपका 53 है, सेक्शन 53 में लिखा गया दंड यानी पनिशमेंट। तो पनिशमेंट कितने प्रकार की होती है? अगर ये क्वेश्चन आता है पनिशमेंट कितने प्रकार की पनिशमेंट आईपीसी में बताई गई है, तो आप लिखोगे 6 प्रकार की पनिशमेंट आईपीसी में बताई गई है। और वर्तमान में कितनी पनिशमेंट है आईपीसी में, तो होगी 5, क्योंकि एक को विलोपित कर दिया गया। ठीक है, तो जो पहला दंड है मृत्युदंड, जो सभी को पता है, ये सबसे कठोर माना जाता है। दूसरा है आजीवन कारावास, यानी जीवन पर्यंत, जब तक वो जीवित है तब तक उसको कारावास की अवधि रहेगी। उसके बाद तीसरा विलोपित, अपने पहले बात ही कर ली, तीसरा विलोपित कर दिया है। चौथे कारावास की बात करते हैं। तो चौथा कारावास क्या होता है? 2 प्रकार के कारावास होते हैं। एक होता है कठिन या कठोर सश्रम कारावास, जिसको अपने बात करते हैं। एक होता है सादा, सिंपल कारावास बोलते हैं, जिसके अंदर इसको सजा मिलती है। ठीक है, ये 2 हो गए। उसके अलावा 5वां है संपत्ति का संपहरण, यानी कि संपत्ति है, संपत्ति को कुर्क करना। ठीक है, संपत्ति होती है, संपत्ति को जब्त कर लेते हैं सरकार, वो अच्छी बात करें। 6ठे नंबर पे है जुर्माना। तो ये 6 प्रकार के आईपीसी के अंदर जो धारा 53 है उसमें बताया गया कि 6 प्रकार के इसके अंदर दंड होते हैं अपने। ठीक है, ये बात अपनों ने कर ली। अब बात करते हैं धारा 53 क्या की। ठीक है, 53 की। इस पे क्या चीज है? बहुत ही सिंपल है, दिखने में बहुत बड़ा लगेगा आपको। इस पे लिखा है निर्वासन के प्रति निर्देश का अर्थ लगाना। निर्वासन क्या होता है? उसको बोलते, जैसे आपने फिल्मों में देखते होंगे कि काले पानी की सजा या देश निकाले की सजा, या देश से बाहर उसको भेज देते हैं, वही चीज में लिखी गई है। और आप इसको पढ़ोगे तो आपको लोग पता नहीं कितनी बड़ी बात कह रहा है, पर छोटी सी बात इसमें लिखी गई है। आप पढ़ोगे तो ईजी लगेगा। एक बार चलो अपन इसकी भाषा पढ़ते हैं, फिर आपको क्रक्स कहेंगे कि क्रक्स तो एक लाइन का ही है। तो एक बार अपन इसको पढ़ते हैं। देखो, इसमें लिखा गया है उपधारा 2 के और उपधारा 3 के उपबंधों के अधीन किसी अन्य तत्समय प्रवृत्ति विधि में या किसी ऐसी विधि या किसी निश्चित अधिनियमित, ठीक है, अधिनियमित के आधार पर प्रभावशील किसी लिखित या आदेश, यहां पे इंपॉर्टेंट है, लिखित या आदेश में आजीवन निर्वासन के प्रति निर्देश का अर्थ यह लगाया जाएगा कि वह आजीवन कारावास के प्रति निर्देश है। यानी लाइन इतनी 3 लाइनें आप पढ़ोगे, 3 लाइनें दिखती है, और उसमें है किस चीज कि जो आपका आजीवन कारावास है वही आपका जो निर्वासन बोलते हैं वो सेम चीज है। ये निर्देश माना जाएगा कि जो आजीवन निर्वासन होता है, जो पहले देश निकाला बात करते थे, वो क्या चीज है? आजीवन कारावास है। अब 2 नंबर में इसमें बात करते हैं, सब क्लोज में 2 में लिखा है हर मामले में जिसमें कि किसी विधि के लिए निर्वासन का दंडादेश दंड प्रक्रिया संहिता संशोधन अधिनियम 1955, आगे इसमें ब्रैकेट, जो ये इस पे ब्रैकेट में लिखा गया है 1955 का 26वां, यानी कि जो 1956 के अंदर जो एक्ट बना था उसका 26 नंबर एक्ट था ये। ठीक है, इसलिए लिखा है ये प्रारंभ के पूर्व दिया गया है, यानी कि पूर्व दिया गया, यानी 1955 से पहले पूर्व के अंदर उससे कोई दंड दिया गया है। तो अपराधी से उसी प्रकार बरता जाएगा कि मानो वह अवधि के लिए कठिन कारावास से दंडित है। यानी कि अगर किसी को निर्वासन दिया गया था, 1955 से पहले कोई चला गया था, तो वहां पर निर्वासन का समझ कठोर कारावास माना गया है। और वर्तमान परिपेक्ष में देखते हैं निर्वासन अगर कहीं पे है तो उसका मतलब होगा कि आजीवन कारावास है। ठीक है, अब इसमें 3 नंबर पे देखो कि किसी अन्य तत्संप्रवर्त विधि में किसी विधि के लिए निर्वासन या किसी लघुतर अवधि के लिए निर्वासन के प्रति चाहे उसे कोई भी नाम दिया गया हो, कोई निर्देश लुप्त कर दिया गया हो, समझा जाएगा। या निर्वासन के प्रति कुछ है या उससे कम है, कुछ भी चीज है, वो लघुतर माना जाएगा। ठीक है, सिंपल सा है। उसके बाद 4 नंबर पे किसी अन्य तत्संप्रवर्त विधि में निर्वासन के प्रति जो निर्देश हो, नंबर 1, यदि उस पद से आजीवन निर्वासन अभिप्रेत है तो उसका अर्थ आजीवन कारावास के प्रति निर्देश से होना लगाया जाएगा। नंबर 2, इसका जो सब क्लोज की बात करते हैं, यदि उस पद से किसी लघुतर अवधि के लिए निर्वासन विपरीत है तो यह समझा जाएगा कि वह लुप्त कर दिया गया। यानी अभी क्या कह रहा है? अभी छोटी सी बात कह रहा है कि अगर उसका लुप्त कर दिया गया है, मतलब लघुतर कर दिया गया है उसको, तो लघुतर का मतलब है कि उसका लुप्त कर दिया गया है, यानी कि उसको कोई सजा नहीं है, लुप्त कर दिया है। अगर उस पर यह लिखा गया है कि उसको निर्वासन दिया गया है तो आजीवन माना जाएगा। अगर उसको लघुतर कर दिया तो ये माना जाएगा कि वो लुप्त हो चुका है, तो उसका कोई मतलब ही नहीं है कि वो लुप्त हो चुका है, खत्म हो गया, यानी उसको माफ कर दिया गया, ये चीज मानी जाएगी। अब इस पे जो आगे इस पे लिखा गया है कि जो 54 नंबर पे इस पे 54 में लिखा गया है आपका सेक्शन में कि मृत्यु दंडादेश का लघुकरण। अब मृत्यु दंडादेश का लघुकरण है वो कौन कर सकता है, क्या चीज है, अब अपन उसके बारे में बात करते हैं। तो जो अब इस पे आ गया लघुकरण, अब लघुकरण की बात करते हैं। तो लघुकरण में इस पे आप पढ़ रहे हो, जैसे इस पे लिखा है कि हर मामले में जिसमें आजीवन कारावास का दंडादेश दिया गया हो, अपराधी की सम्मति के बिना भी समुचित सरकार, यहाँ पे ये वर्ड इंपॉर्टेंट होता है, अपराधी की सम्मति के बिना
समूची सरकार उस दंड को ऐसी अवधि के लिए जो 14 वर्ष से अधिक न हो दोनों में से किसी भांति कारावास में लघुकृत कर सकती है। यानी कि लघुकरण क्या होता है कि जो 14 वर्ष से अधिक नहीं है, ठीक है, उससे छोटा कोई है तो उसको मतलब आजीवन कोई कारावास का दंडादेश दिया गया है, उसको 14 वर्ष से अधिक न हो। लघु तो तभी करेंगे 14 वर्ष से अधिक, 14 वर्ष तो अपने मानते हैं अवधि कि आजीवन कारावास क्या 14 वर्ष का कारावास माना जाएगा, वो चीज़ है। तो 14 वर्ष से अधिक न हो दोनों भांति के कारावास से लघुकृत कर सकेगी, ठीक है। यानी 14 वर्ष से अधिक नहीं है और जो नॉर्मल है उसको लघुकृत कर सकेगी सरकार। इसमें ये चीज़ मेन इंपॉर्टेंट है कि सरकार अपराधी की सम्मति चाहती है या नहीं चाहती, यानी उसकी कंसेंट चाहती है नहीं। अपराधी की कोई कंसेंट की आवश्यकता नहीं है। जो समुचित सरकार शब्द जो यहाँ पे लिखा गया है, समुचित सरकार शब्द अपने आप में सब कुछ कहता है। समुचित सरकार है उस दंड की अवधि है उसको लघुकृत कर सकती है। अब आगे पढ़ते हैं समुचित सरकार होती क्या है। समुचित सरकार, इसको पढ़ोगे फिर वो आपको लगेगा पता नहीं क्या हो गया। तो सीधी सी आम भाषा में क्या है कि जो धारा 54 और 55 में जो समुचित सरकार की अपने बात कर रहे हैं, समुचित सरकार का पद है, उसमें क्या है, जो केंद्र सरकार है, जो आप देख रहे हैं केंद्र सरकार उस पर है जहां पर केंद्र सरकार की आपकी विषय वस्तु लागू होती है, ठीक है, कि वहां पर जो केंद्र सरकार की विधानसभा वहां पे अप्लाई होती है, वहां पे केंद्र सरकार उसको मानी जाएगी। जहां राज्य होती है वहां राज्य सरकार मानी जाएगी, समुची सरकार। अब इसको इसकी लैंग्वेज में पढ़ के देखते हैं ये क्या कहता है। उन मामलों में केंद्र सरकार अभिप्रेत है जिनमें दंडादेश मृत्यु का दंडादेश है या ऐसे विषय से है जिस पर संघ की कार्यपालिका शक्ति का विस्तार है, संघ की कार्यपालिका शक्ति का विस्तार है, या संबंधित किसी विधि के विरुद्ध अपराध के लिए, यहाँ क्या आ गया, संघ की कार्यपालिका शक्ति। अब आगे देखो, उन मामलों में राज्य सरकार है जिसके अंदर अपराधी दंडादेश हुआ है, अभिप्रेत है, जहां की दंडादेश चाहे मृत्यु का हो या नहीं, ऐसे विषय से है जिस पर राज्य सरकारी कार्यपालन शक्ति का विस्तार है, कार्यपालिका जो होती है उसका अगर विस्तार है तो ये माना जाएगा वो समुचित सरकार है। यानी शॉर्ट में क्या बात निकली, इसका क्रक्स क्या निकला कि केंद्र सरकार जहाँ केंद्र सरकारी कार्यपालिका शक्ति लागू होती है वहाँ पे समुचित सरकार केंद्र सरकार है, जहाँ पे राज्य सरकार की समुचित सरकार कहाँ पर है, जहाँ पे राज्य सरकार का है। जैसे आप देख भारत के अंदर एक अपनी संघ की सरकार है, भारत सरकार जिसको बोलते हैं, और बाकी जो अपने राज्य हैं उनके अंदर प्रत्येक राज्य की अपनी है। जैसे राजस्थान की है, दिल्ली की हो गई, जो केंद्र शासित प्रदेश भी है साथ में हो गया। तो उसके अलावा आप यूपी देख लीजिए, एमपी देख लीजिए, किसी की बात लीजिए, राज्य है और राज्य सरकार है, वहाँ पे समुचित सरकार है, ठीक है। अब आगे बात करते हैं इसके अंदर। अब इस पे क्या लिखा है, अब इस पे लिखा है धारा नंबर 56, ठीक है। धारा नंबर 56 है, ये निरसित हो चुकी है, तो पढ़ने से कोई मतलब नहीं है, पर फिर भी आप पढ़ना चाहते हो तो पढ़ सकते हो उसको, बाकी कोई मतलब नहीं, क्योंकि ये निरसित हो चुकी है, ठीक है। उसके बाद बात करते हैं 57 नंबर की। 57 नंबर में क्या है, देखो, दंडाविधियों से भिन्न, दंडाविध क्या भिन्न है। अब ये देखो, जो अपने बात करें आजीवन कारावास को 20 वर्ष के कारावास के तुल्य गिना जाएगा। यानी जो कारावास अपने मानते हैं वो आजीवन का मतलब 20 वर्ष, ये चीज़ में मानी गई है। ये आईपीसी बोल रही है, तो अपने को कोई परेशानी की उस पर बात नहीं है। अब अगली बात करते हैं और आपका सेक्शन नंबर 58। अब 58 में क्या किया गया है कि 58 के अंदर तो बात हो कि वो सेम आ गई, जैसे 56 है वैसे 58 है कि निश्चित हो चुका है। वैसे बात करते हैं आपका 59 की, ये भी निश्चित हो चुका है। तो जब चीज़ निश्चित हो चुकी है तो उनको देखने की आवश्यकता ही नहीं है। तो मैन अभी अपनी क्रक्स की बात करेंगे, अभी थोड़ी देर में बात करते हैं। तो जो क्रक्स की अपने बात कर रहे हैं, तो इसके अंदर क्रक्स क्या है इस पूरे पद के अंदर, इसमें यह है कि जो निर्वासन का आदेश क्या है। निर्वासन का देखो, अब अपने इसको रिवाइज कर रहे हैं एक बार दोबारा, ठीक है, कि जो अपने धारा 53 में पढ़ा, 53 में क्या पढ़ा, दंड कितने प्रकार के होते हैं। जो दंड होते हैं वो होते हैं 6 प्रकार के, ठीक है। एक है उसको हटा दिया गया, तो वर्तमान में कितने हो गए, 5 बचे हैं, ठीक है। ये हो गए दंड। कौन कौन से दंड होते हैं उसकी बात करते हैं अपने एक बार। तो दंड होते हैं, पहला मृत्यु दंड बताया था, एक आजीवन कारावास, तीसरा लोपित हो गया, 2 होते हैं साधारण और कठोर हो गया, एक संपत्ति जरूर कर ली, एक जुर्माना हो गया। ये अपनों ने इसको अंदर बात की थी। उसके बाद निर्वासन का अर्थ माना था। निर्वासन का क्या अर्थ था, निर्वासन का वो अर्थ था आजीवन कारावास। देखो शॉर्ट के अंदर है, पहले अपनों ने इसको पढ़ लिया, अब बिल्कुल शॉर्ट में की बात कर रहे हैं। निर्वासन क्या है, निर्वासन का अर्थ है आजीवन कारावास के प्रति लगाया जाएगा। अगर वो 1955 संशोधित अधिनियम से पहले के मामले हैं तो ये माना जाएगा कि कठिन कारावास या कठोर कारावास से उसे दंडित किया गया था। और अगर दूसरों की बात करते हैं तो अगर कहीं पे जहाँ पे लिखा गया है कि लघुतर कर दिया गया तो उसका मतलब होगा उसको समाप्त कर दिया, लुप्त कर दिया गया। और जहाँ पे ऐसी बात शब्द नहीं की गई है, वहाँ पर अगर कहीं पर इस शब्द का इस्तेमाल किया जा रहा है निर्वासन का, तो वहाँ पे आजीवन कारावास से रिलेटेड माना जाएगा। अब अपने बात करते हैं जो पहली बात की थी, अब वो सेमी अपनी रिवाइज कर रहे हैं ना, मृत्युदंड का लघुकरण। तो जो मृत्युदंड का जो लघुकरण है, तो उसके अंदर ये बात कहता है लघुकरण कौन करेगा, कि समुचित सरकार होती है वो उसको लघुकरण कर पाएगी। समुचित सरकार की बात की, समुचित सरकार क्या होती है, समुचित सरकार की बात की थी। समुचित सरकार मैंने आपको भी बताया था, समुचित सरकार 2 प्रकार की होती है।
एक होती है आपकी जहाँ पे केंद्र सरकार है वहाँ पे होगी केंद्र सरकार, राज्य है वहाँ पे राज्य सरकार, समुची सरकार बननी चाहिए। उसके बाद 56 नंबर था, 56 नंबर की बात की थी, 56 नंबर अपना कैंसिल हो गया। 57 नंबर में लिखा था आजीवन कारावास से क्या मतलब है, आजीवन कारावास से मतलब 20 वर्ष का कारावास मानते हैं, ठीक है। उसके बाद 59 की बात की थी, 58 की, तो 58 है वो निर्वासित कर दिया गया, यानी कि उसको रिपील कर दिया गया है, निरसित कर दिया गया है। उसके बाद कारावास के बदले निर्वासन, ये भी है, वो भी बंद कर दिया गया, मतलब ये भी क्या कर दिया गया, इसको भी निरसित कर दिया, रिपील कर दिया गया। उसके बाद पढ़ते हैं कि 60 नंबर, तो 60 नंबर के अंदर भी 60 नंबर में जो अपने बात करते हैं, तो 60 नंबर में क्या है, 60 नंबर भी बड़ा सिंपल सी बात है, कुछ ज़्यादा कुछ भी नहीं है। तो 60 नंबर में ये लिखा गया है कि दंडादिष्ट यानी जो दंड दिया गया कारावास के कतिपय मामलों में संपूर्ण कारावास या उसका कोई भाग कठिन या सादा हो सकेगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ होती है जो उसमें बात लिखी गई है, सादा, यानी ये जो जो दंड दे रहा है, अब वो किसी को सजा देनी है, ठीक है, उसने 2 अपराध किए हैं, ठीक है, एक चोरी का किया है, एक उसने मारपीट का किया है। अब उस पर डिपेंड करता है कि दोनों को वो साथ के अंदर दंड दे दे या फिर उसको पनिशमेंट है, दोनों को अलग अलग पनिशमेंट दे। अगर वो पनिशमेंट देता है तो वो किस मैटर के अंदर करेगा, किस मैटर के अंदर वो पनिशमेंट कठोर देगा, किसके अंदर वो मतलब सिंपल देगा, ये उसको डिफाइन करना पड़ेगा। और वो डिफाइन नहीं करेगा तो ये माना जाएगा कि दोनों साथ साथ चल रही हैं। इसको अपने आईपीसी की भाषा में पढ़ लेते हैं। देखो आईपीसी क्या कहती है, हर मामले में जिसमें अपराधी दोनों में से किसी बाधा की कारावास से दंडनीय है वह न्यायालय है जो ऐसे अपराधी को दंडादेश देगा सक्षम होगा कि दंडादेश में यह निर्दिष्ट करे कि ऐसा संपूर्ण कारावास कठिन होगा, या यह कि ऐसा संपूर्ण कारावास सादा होगा, या यह कि कुछ भाग कठिन होगा या कुछ सिंपल होगा। यानी जो दंड दे रहा है वही डिसाइड कर देगा कि क्या करना है उसको, ठीक है। उसके बाद 61 की बात करते हैं, संपत्ति के संप्रहरण का दंडादेश, उसको अपने इसके निरसित कर दिया है, तो उस पर बात करने की आवश्यकता नहीं है। अब बात करते हैं 63 नंबर की, 63 में जुर्माने की रकम। तो जो जुर्माने की रकम है उसके अंदर बात करते हैं, तो उसमें यह लिखा गया है कि जहां की वह राशि अभिव्यक्त नहीं की गई है, जितनी तक जुर्माना हो सकता है वह अपराधी जिस रकम के जुर्माने का दायी है वह अमर्यादित है किंतु अत्यधिक नहीं है। यानी कि एक अपने सीआरपीसी में पढ़ा है कि कोई भी जुर्माना है, कुछ भी है, वो इतना मतलब जुर्माना नहीं दिया बताया गया, उसमें डिफाइन नहीं किया गया कितना किसी के कितना देना है, तो उस केस में आया कि वह अमर्यादित है किंतु अत्यधिक नहीं है। यानी कि वो उसको इतना दंड उसको मिलना चाहिए, जो दंड मिलता है वो भी इतना मिलना चाहिए जितना उसने अपराध किया है। वो जुर्माना इतना भी नहीं होना चाहिए, अत्यधिक भी ना हो जाए क्या चाहिए, और अमर्यादित भी ना हो, बिल्कुल नॉर्मल से जो उसको लगता है जो अपराध किया उसके समतुल्य होना चाहिए, ये बात इसमें कही गई है। अब बात करते हैं 64 की, जुर्माना न देने पर कारावास का दंड। अब इसको आप पढ़ोगे तो आपको बहुत बड़ा लगेगा ये, पर जैसे ही आपको मैं इसको बताऊंगा कि शॉर्ट के अंदर ये बात इतनी ही कह रहा है, फिर आपको ये तो इतना बड़ा क्यों लिखते हैं, ये शॉर्ट में भी समझ सकते थे। अब देखो जो अपने इस पर बात कर रहे हैं, जुर्माना न देने पर कारावास का दंड। अब इसको इसकी लैंग्वेज पढ़ते हैं, फिर मैं बताते हैं इसकी एक लाइन इंपॉर्टेंट क्या है, उस पर बात करेंगे। इस पे लिखा गया है कारावास और जुर्माना दोनों से दंडनीय अपराध के हर मामले में, कारावास और जुर्माना, ठीक है, दोनों, थोड़ा और इसको जूम कर लेते हैं अपने, ठीक है, ताकि कोई दिक्कत ना लगे। कारावास और जुर्माना दोनों से दंडनीय कोई अपराध किया है हर मामले जिसमें अपराधी कारावास सहित या रहित जुर्माने से दंडादिष्ट हुआ है, यानी उसको पनिशमेंट दी गई है, तथा कारावास या जुर्माना अथवा केवल जुर्माने से दंडनीय अपराध के लिए हर मामले में जिसमें अपराधी जुर्माने से दंडादिष्ट हुआ है वह न्यायालय जो ऐसे अपराधी को दंडादिष्ट करेगा सक्षम होगा कि दंडादेश द्वारा निर्देश दे कि जुर्माना देने में व्यतिक्रम होने की दशा में अपराधी अमुक अवधि के लिए कारावास भोगेगा, यानी कितनी अवधि है वो उसको डिसाइड करेगा, जो कारावास उस अन्य कारावास के अतिरिक्त होगा जिसके लिए वह दंडादिष्ट हुआ है या जिससे वह दंडादेश के लघुकरण पर दंडनीय है। अब इतनी बड़ी जो लाइनें पड़ी हैं, ये करीबन देखो 3 लाइनें ये हो गई और 3 ये होगी, 6 लाइनें। 6 लाइन में क्या कर रहा है, 6 लाइन में छोटी सी बात कर रहा है, कोई बड़ी बात नहीं। 6 लाइन में इतनी सी बात इसने कही है कि जो दंड दिया है, ठीक है, चाहे सारा मतलब उसे जुर्माने सहित दिया है चाहे नॉर्मल दिया है, कुछ भी दिया है, तो उसमें अगर ये है उसमें वो ये कहता है कि अगर जुर्माना नहीं देता है, ठीक है, मतलब अगर जुर्माना नहीं देगा तो जो इसको पनिशमेंट मिली है, ठीक है, अब किसी को 2 साल की पनिशमेंट है, वो 2 साल की पनिशमेंट तो है, पर उसके साथ भी जुर्माना न देने की इसके कंडीशन के अंदर इसको 1/4 है, यानी 6 महीने और इसको अपने उसको सजा देंगे, मतलब वो सजा काटेगा। बस इतनी सी बात ये कह रहा है, वो तो रहेगी और जुर्माना नहीं देगा तो वो इतनी और एक्स्ट्रा काटेगा, ये बात इसने कही है। और इतनी कितनी घुमा दी, जो आम एक स्टूडेंट होता है उसको वो इस बात में घूम जाता है, पता नहीं क्या कह रहा है बेचारा, ठीक है, लोग क्या कह रहा है, और वो इसमें घूमता रहता है। बहुत छोटी छोटी बातें आप जब पढ़ोगे इसको थोड़ा समझोगे तो बहुत इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है लो। मेरा मानना है लो से इजी कोई सब्जेक्ट नहीं है, बशर्ते कि आपका उसमें इंटरेस्ट है, ठीक है। अब आगे की बात करते हैं, अब इसमें बात करते हैं सेक्शन 65 की, जबकि कारावास
कारावास जो उसको मिला है और जुर्माना दोनों आदिष्ट किए जा सकते हैं, तब जुर्माना न देने पर कारावास की अवधि वहां पे देती थी जुर्माना न देने पर कारावास, यानी जुर्माना है और जुर्माना नहीं दिया। अब यहाँ पे किया कारावास भी और जुर्माना भी है, दोनों है। अब इसमें क्या कहता है, जो मैंने अभी बात की थी 1/4 की, वो चीज इसमें बोल रहा है। जैसे ऊपर वाले में पढ़ा था अतिरिक्त होगा, यानी वो तो काटेगा उस साथ में एक्स्ट्रा और काटेगा, ये इतने टाइम का अगर पूरा नहीं देता है जुर्माना तो इतने सजा मिलेगी। अब इस पे लिखा है कि जुर्माना न देने पर कारावास कितना होगा, तो इस पे लिखा है यदि अपराधी, ये देखो 1/4 से अधिक नहीं होगा, पर अपनी पूरी इसकी लाइन को पढ़ लेते हैं, ये बात क्या कह रहा है। यदि अपराध कारावास और जुर्माना दोनों से दंडनीय हो तो वह अवधि जिसके लिए जुर्माना देने में व्यतिक्रम होने की दशा के लिए न्यायालय अपराधी को कारावासित करने का निर्देश दे, कारावास की उस अवधि की 1/4 से अधिक न होगी जो अपराध के लिए अधिकतम नियत की गई है। वही बात जो मैंने बात की थी, अगर 2 साल का दिया गया है और उसे जुर्माना नहीं दिया गया है तो 1/4 कितना होगा, कुछ 6 महीने होते हैं, 2 साल के अंदर 4 बार 6 महीने आते हैं तो 6 महीने का एक्स्ट्रा मिल जाएगा। बस वही बात इसमें कही है। ऊपर वाले में वही चीज सेम चीज थी, इसमें थोड़ा सा अलग कर दिया कि क्या ऊपर वाले में वो बात की जो दंड है वो तो रहेगा, प्लस उसको अतिरिक्त दंड और भोगना पड़ेगा जो कि नियत किया गया। और नियत क्या किया जाएगा कि 1/4 है, उससे ज्यादा दंड उसको नहीं मिलेगा जो सजा उसकी है। अब आगे वाले सेक्शन की बात करते हैं। तो आगे वाला सेक्शन कहता है जुर्माना न देने पर किस भांति का कारावास दिया जाएगा। तो ये भी इसमें स्पष्ट है कि जो कारावास देगा, दंडादेश करेगा, अधिरोपित करेगा, वह किस भांति का होगा, वो उस अपराध के लिए दंडादेश किया जा सकता है। इसको देखो, वह कारावास जिसे न्यायालय जुर्माना देने में व्यतिक्रम होने की दशा के लिए अधिरोपित करे, ऐसा किसी भांति का हो सकेगा जिससे अपराधी को उस अपराध के लिए दंडादेश किया जा सकता था। यानी कि अगर वो नहीं करता है तो उसमें यह है कि उसको दंडादेश कर सकते थे, कितना टाइम तक कर सकते थे, वो जैसे 1/4 की बात की वो सेम चीज में ये लिखी गई है। अब आगे करते हैं 64 की, जुर्माना न देने पर कारावास जबकि अपराध केवल जुर्माने से दंडनीय है। यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट है, जुर्माना न देने पर कारावास जबकि अपराध केवल जुर्माने से है, उस पर जुर्माना और कारावास दोनों से, यहाँ पे अपराधी केवल वो से है, उससे आपका जुर्माने से दंडनीय है। ठीक है, अब इस पर देखते हैं, इसकी लो की पहले भाषा देखेंगे फिर अपने आगे वाली चीज को पढ़ेंगे। तो इसकी भाषा में ये लिखा गया है, यदि अपराध केवल जुर्माने से दंडनीय हो तो वह कारावास जिसे न्यायालय जुर्माना देने में व्यतिक्रम होने की दशा के लिए अधिरोपित करे सादा होगा। इस पे लिखा है कि सादा होगा, को हटा दिया। अब दोबारा देखते हैं, अधिरोपित करे कि सादा होगा, ये देखो यहाँ पे लिखा है सादा होगा। और वह अवधि जिसके लिए जुर्माना देने में व्यतिक्रम होने की दशा के लिए न्यायालय अपराधी को कारावासित करने का निर्देश दे, निम्न माप मान से अधिक नहीं होगी। अर्थात जबकि जुर्माना का परिणाम 50 रुपए से अधिक न हो तब 2 मास की अवधि से अधिक नहीं होगा। यानी कि जो जुर्माने से है तो उसको क्या चीज रहेगी, अगर 50 रुपए तक का कोई है जुर्माना, ठीक है, तो 2 मास से अधिक नहीं होगी। ठीक है, 50 रुपए इक्वल टू 2 मंथ्स, इससे ज्यादा नहीं होगी। उसके बाद करते हैं अन्य दिशाओं में, बाकी में क्या रहता है 6 मंथ, अगर कोई और है अन्य कुछ भी रहता है तो 6 मंथ रहेगा उसमें। ये सीधी सी कॉन्सेप्ट इसमें लिखा है। बात इतनी बड़ी देख के आदमी परेशान हो जाता है, पता नहीं क्या है, पर छोटी छोटी लाइन के अंदर है। और जो बीच में रह गए 100 रुपए तक, अगर बीच का जो अपने बात इसमें रह गया मैं बताना, अगर 100 रुपए तक है तो 4 माह यानी 4 मंथ्स, तो अपने इसको सही लिखते हैं रूटीन के अंदर। ठीक है, 50 रुपए तक तो हो जाएगा 2 माह से अधिक नहीं रहेगा, 100 रुपए तक है तो 4 माह से अधिक नहीं होगा। अन्य दिशाओं में, अन्य के अंदर क्या हो जाएगा, अन्य में रहेगा 6 मंथ। ये इसका कॉन्सेप्ट है, बस इतनी की लाइन है और इसको इतनी लाइन में डाल रखा है। अब अपने आगे करते हैं। देखो, अब आगे वाले में लिखा गया जुर्माना देने पर कारावास का पर्यवेक्षण हो जाना। ये क्या करना चाहती है, अगर जुर्माना दे दिया है, ठीक है, तो जो अमुक अवधि के लिए जो उसका था जुर्माना देने के बाद वो उसको अतिरिक्त सजा नहीं भोगेगा, वो फ्री हो जाएगा। अब इसमें इसको पढ़ते हैं, इसकी लैंग्वेज क्या कहता है, जुर्माना देने व्यतिक्रम होने की दशा के लिए अधिरोपित कारावास तब पर्यवेक्षित हो जाएगा जब वह जुर्माना या तो चुका दिया गया है या विधि द्वारा प्रक्रिया द्वारा उद्गत कर लिया गया। यहाँ पे 2 लाइनें हैं। 68 में क्या कह रहा है, या तो वो जुर्माना था उसने चुका दिया है या विधि की प्रक्रिया द्वारा उससे उद्ग्रहित कर लिया गया। उद्ग्रहित मतलब उससे ले लिया गया है कि ये चीज़ थी, जो भी था जुर्माना था, उसका टाइम था, सरकार ने नोटिस भेज किया, जो भी था उससे वो ले लिया है, ये चीज़ में कह रहा है। ठीक है, अब बात करते हैं 69 की। 69 में क्या कहता है, तो 69 आपका सेक्शन है, वो 69 ये कहता है कि जुर्माने के अनुपातिक भाग के दे दिए जाने की दशा में कारावास का दंडादेश। इसमें ये कह रहा है कि जो कोई जुर्माना है, ठीक है, किसी को कोई मान लो भी जैसे बात के 2 साल की सजा है, ठीक है, उसको जुर्माना था, उसने जुर्माना नहीं दिया, ठीक है, 2 साल हो गया, नेक्स्ट जो आगे बढ़ेगा उसका पीरियड स्टार्ट होगा। अब उसको 100 रुपये का जुर्माना था, 100 रुपये का जुर्माना था, तो उस पर उसने ऐसे किया 1 मंथ की उसको सजा काटने का जो प्रावधान है, तो उस केस में उसने ये किया कि जैसे उसका सजा जुर्माने से थी तो उसने काटनी स्टार्ट की, तो उस पर आधी सजा उसने काट ली, जुर्माना नहीं दिया, उसके बाद में उसका जो जुर्माना होगा वो भी जो आधी काट ली ना, तो उसका जुर्माना भी वो आधा कम हो जाएगा। वो चीज़ बता रहे हैं। 100 रुपये का जुर्माना था और उस सजा उसके 2 महीने एक्स्ट्रा सजा थी, तो 2 महीने उसकी 1 महीने भुगत लिया है, तो फाइन 50 रुपये था तो 25 रुपये रह जाएगा। अब इसमें देखते हैं इसकी भाषा में क्या कह रहा है। देखो, यदि जुर्माना देने में व्यतिक्रम होने की दशा में नियत की गई कारावास की अवधि का अवसान होने से पूर्व ऐसा
अनुपात चुका दिया गया है या उद्ग्रहित कर लिया गया है, यानी सरकार ने ले लिया है कि देने में व्यतिक्रम होने पर कारावास की अवधि भोगी जा चुकी है, वह जुर्माने के तब तक न चुकाए गए भाग के अनुपातिक से कम न हो तो कारावासित प्रेषित हो जाएगा। यानी बात वही की वही, इसको एग्जाम्पल दिया, एग्जाम्पल से देखो जो मैंने बात की थी वो सेम चीज़ है, पर इसको थोड़ा सा एक बार पढ़ोगे, जैसे समझ तो लिया आप लोगों ने कि कितना भाग था, अब उस विभाग को अलग अलग पार्ट में समझाएगा। जैसे लिखा है 100 रुपये का जुर्माना है, ठीक है, व्यतिक्रमण होने की दिशा में 4 मास के कारावास से दंडादेश किया गया है कि 100 रुपये है, 100 रुपये अगर नहीं चुकाता है तो उसे 4 माह का कारावास उसको भोगना पड़ेगा। अब 1 मास का जो अवसान हो चुका है उससे पूर्व जुर्माने के 75 रुपये चुका दिया गया है, तो प्रथम मास का अवसान होने पे उक्त मुक्त कर दिया जाएगा। 4 मास का था कि अगर जुर्माना नहीं देते तो 4 मास की सजा मिलेगी, तो पहले मास है उसने 75 रुपये चुका दिए, पहला मास खत्म हो रहा है, ठीक है, एक पहला महीना स्टार्ट हो चुका है जुर्माने का, मतलब उसका पनिशमेंट का जुर्माना नहीं दिया, अब उसने 75 रुपये दे दिए, यानी 25 पार्ट में 25 रुपये हो गए 4 महीने के, तो 25 रुपये जब उसने दे दिए तो 75 रुपये रहे, तो 75 रुपये दे दिए तो एक महीने की सजा काट ली, 25 रुपये की जगह एक महीने की सजा होगी, बाकी 75 रुपये उसने जमा करा दी तो फ्री होगा। अब वही चीज़ है जो नेक्स्ट महीने दूसरे महीने करेगा, तो दूसरे महीने में वो सेम चीज़ रहेगी। दूसरे महीने कारावास है तो उसने 50 रुपये जमा करा दिए, तो क्या करेंगे, तो जो 2 महीने की सजा कंप्लीट करते ही आगे 2 महीने की नहीं काटनी पड़ेगी। अगर वो जैसे दूसरा महीना स्टार्ट होते 75 रुपये दे देगा तो उसे उसी वक्त मुक्त कर दिया जाए, उसे फ्री कर दीजिएगा। ये चीज़ ऐसे चौथे महीने तक समझाई गई है। बिल्कुल सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, कुछ भी नहीं है, बहुत सिंपल है ये। अब बात करते हैं आगे धारा नंबर 70 की, जुर्माने का 6 वर्ष के भीतर या कारावास के दौरान उद्ग्रहित होना। अब इसमें बात देखो, इसमें क्या कह रहा है, इसमें वो भी बहुत सिंपल बात है। इसमें यह कह रहा है कि संपत्ति को दायित्व से उन्मुक्त नहीं की करती है। अब किसी को जुर्माना है, ठीक है, अब 6 वर्ष तक, अगर वो 6 वर्ष तक है, 6 वर्ष तक उससे सरकार है 6 वर्ष तक उससे जुर्माना ले सकती है, उसे उद्ग्रहित कर सकती है। ये चीज़ के अंदर बात बताइए, किसी को जुर्माना दिया गया है तो 6 वर्ष तक। अब ये देखो, इसकी लैंग्वेज पढ़ते हैं, लैंग्वेज पढ़ने के बाद में आपको कॉन्सेप्ट और ज़्यादा क्लियर होता है, इसलिए मैं बीच बीच में लैंग्वेज बीच में पढ़ता नहीं, थोड़ा समझा देता हूँ। अब इस पर लैंग्वेज पढ़ लोगे तो आपको ईजी रहेगा। देखो, जुर्माना या उसका कोई भाग, जुर्माना या कोई भाग जो चुकाया न गया हो, दंडादेश दिए जाने के पश्चात 6 वर्ष के भीतर किसी भी समय, और यदि अपराधी दंडादेश के अधीन 6 वर्ष से अधिक के कारावास से दंडनीय हो तो उस कालावधि के अवसान से पूर्व किसी भी समय उद्ग्रहित किया जा सकता है। यानी कि 6 वर्ष से पूर्व कभी भी हो सकता है, जो जुर्माना है उससे कभी भी लिया जा सकता है, उसको मुक्त किया जा सकता है, ये बात कह रहा है। और अपराधी की मृत्यु किसी भी संपत्ति को जो उसकी मृत्यु के पश्चात उसके ऋणों के लिए वैध रूप से दायी है, यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट है, वैध रूप से दायी है, चलो उसको उठा देते हैं, दोबारा रुको, वैध रूप से दायी हो, उन्मुक्ति नहीं करती है। 2 चीज़ें बताई हैं इसने, वो दोबारा मैं रिपीट कर देता हूँ तो ईजी हो जाएगा। पहली चीज़ इसने ये कही है कि 6 वर्ष तक, 6 वर्ष पूरे नहीं है उससे पहले है, कभी उससे जुर्माना लिया जा सकता है, ठीक है, और उसको उन्मुक्ति होगी, वो मिल जाएगी, उसका दंडादेश जो भी है, ठीक है, 6 वर्ष तक की बात करते हैं, उससे लिया जा सकता है, उद्ग्रहित किया जा सकता है। दूसरी बात ये कही है, अगर कोई व्यक्ति है, ऋणी है, जो भी है, पैसा उसको देना है किसी दूसरे को, वो उसकी संपत्ति पे लीगली वो लाइबल है, ठीक है, वो मर जाता है, तो उसके जो विधिक प्रतिनिधि है कि जो उसकी मृत्यु के बाद उस संपत्ति का मालिक बनेगा, तो उसके लिए वो लाइबल है। इसमें वही बात कही है, मृत्यु के पश्चात ऋणों के लिए वैध रूप से दायी हो, इस दायित्व से मुक्त नहीं करती है, यानी उससे मुक्ति नहीं करेगी, वो कहेगा कि वो तो चलो बसा, ठीक है, उसकी मृत्यु होगी जो भी थी। अब जो उसका लीगल प्रतिनिधि है, अब वो बात उस पर आ जाएगी, जो संपत्ति है, संपत्ति का मैटर, तो वो उसको वो चुकाएगा, ये बात इसने कही है, ठीक है। 70 नंबर तक बात करें। अब बात नंबर करते हैं अपने 71 नंबर की, 71 की, कई अपराधों से मिलकर बने अपराध के लिए दंड की अवधि, कई अपराधों से मिलकर बने अपराध की दंड की अवधि। अब दंड की अवधि क्या होगी, अब वो अपने बात करते हैं। देखो, मैं पढ़ाता इसलिए हूँ बीच के अंदर आपको, देखो, क्योंकि जब अपने, मान लो आप अपने घर पे बैठे हैं या कहीं बैठे हैं, तो मैं ये चाहता हूँ कि जब आप इसको सुनो तो साथ ही साथ देखो, कई बार ये होता है कि आप बुक खोल के नहीं बैठ सकते, डायरेक्ट नहीं खोल के बैठ सकते हैं, तो मेरा मेन उद्देश्य अब यही है कि आप इसको अंदर वो चीज़ देख लो, मैं आपके साथ को पढ़ा देता हूँ, पढ़ लेता हूँ आपके साथ में, कि आपको वो रिवाइज हो जाए। एक बार आप पढ़ोगे, एक बार मैं बोल रहा हूँ, उसको सुनो, तो दोनों से क्या होता है, आपके माइंड के अंदर वो एक कॉन्सेप्ट क्लियर होता है, उसके बाद अपने शॉर्ट के अंदर जो समझते हैं, उसके बाद आपको वो कॉन्सेप्ट कभी सेक्शन भूलती नहीं है। अब इसके अंदर जो अपनी बात 71 की, इसमें लिखा गया है, जहाँ की कोई बात जो अपराध है ऐसे भागों से जिनमें का कोई भाग स्वयं अपराध है, यानी कि कोई भाग स्वयं अपराध है, मिलकर बनी है, वहाँ अपराधी अपने ऐसे अपराध में से एक से अधिक के लिए के दंड से दंडित न किया जाए जब तक कि ऐसा अभिव्यक्त रूप से उबंध न हो, ठीक है। अब आगे पढ़ो, जहाँ की कोई बात अपराधों को परिभाषित या दंडित करने वाली किसी तत्सम में प्रवर्त विधि की 2 या अधिक पृथक परिभाषाओं में आने वाला अपराध है, 2 या पृथक परिभाषाएं, 2 परिभाषाएं हैं उसके लिए, अलग अलग में थोड़ा थोड़ा आ रहा है उसके, या अथवा जो लिखा है, जहाँ की कई कार्य जिनमें से समय एक से या समय एकाधिक से अपराध घटित होता है, मिलकर भिन्न अपराध घटित करते हैं, ठीक है, मिलकर भिन्न अपराध घटित करते हैं, वहाँ अपराधी को उससे
गुरुतर दंड से दंडित न किया जाएगा। गुरुतर का मतलब हो गया कि उससे छोटे अपराध के लिए कोई छोटा जो है उससे दंडित नहीं किया जाएगा, ठीक है। जो ऐसे अपराधों में से किसी भी एक के लिए वह न्यायालय जो उसका विचारण करे उसे दे सकता है। अब इसमें देखो कितनी बात कही है, और छोटे में वो क्या चीज़ कह रहा है, वो चीज़ ये कह रहा है, देखो एक एग्जाम्पल समझो इसमें। क्या है, यह पर लाठी से 50 प्रहार करता है। देखो अब बात क्या कह रहा है, प्रहार उसने 50 किए हैं, अब वो ये 50 प्रहार किया, 50 के बाद उसकी मृत्यु हो जाती है, तो इसका ये मानना होगा कि जो संयुक्त अपराध कि एक लाठी के प्रहार से मृत्यु या 50 से हुई है, मृत्यु तो हो गई तो उसे मृत्यु दंड दिया है, वो उसने समझाया। अब देखो आगे 50 प्रहार करता है। यहाँ हो सकता है कि क्या ने संपूर्ण मारपीट द्वारा उन प्रहारों में से हर एक प्रहार द्वारा भी जिनसे वह संपूर्ण मारपीट गठित हुई है, क्योंकि एक से तो मारपीट हुई नहीं, एक मार दी तो मारपीट होती नहीं है, 2-4 मारी या 50 मारी तब मारपीट गठित हुई है, वो चीज़ है। यह को स्वेच्छा उपहति कारित करने का अपराध किया हो। उपहति जो अपने पहले ही पढ़ चुके थे परिभाषा 319 के अंदर वही चीज़ है, उप अपराध किया हो। यदि क्या हर प्रहार के लिए दंडित होता तो वह हर एक प्रहार के लिए 1 वर्ष के हिसाब से 50 वर्ष के लिए कारावासित किया जा सकता था, किंतु वह संपूर्ण मारपीट के लिए केवल 1 वर्ष दंडनीय है। वही बात सेम हो रही है। अब उसने पीट किया, वो मरा नहीं है, अब उसने अगर वो नॉर्मल है, मर जाता तो वो हत्या की लगती थी उस पर, ठीक है। अब बात ये करते हैं सेक्शन लगता है, अब इसने कि एक की 50 की, अब वो एक के मानते कि डंडे का तो उसको 50 वर्ष हो जाते। अब 50 वर्ष ना मिलके उसने कहते मारपीट की है, मारपीट के लिए कितना है, मारपीट के लिए 1 है, चाहे 1 मारो चाहे 50 मारो, उसको दंड तो बेचारे को 1 वर्ष का मिलना है, ये चीज़ कही है। अब आगे पढ़ते हैं इसमें, इसका दृष्टांत पढ़ते हैं 6 नंबर। किंतु यदि उस समय जब क्या यह को पीट रहा है, मैं हस्तक्षेप करता है। अब यहाँ पे ये चीज़ इंपॉर्टेंट टिपिकल होती है, देखो कैसे होती है। मैं हस्तक्षेप करता है और क्या मैं पर सह आशय प्रहार करता है, तो यहाँ मैं पर किया गया प्रहार उस कार्य का भाग नहीं है। ये बात इंपॉर्टेंट है। जिसके द्वारा क्या यह को स्वेच्छा उपहति कारित करता है, इसलिए क्या यह को स्वेच्छा कारित की गई अपहति के लिए एक दंड में से और मैं पर किए गए प्रहार के लिए दूसरे दंड से दंडनीय है। देखो जो अपने बात की थी, एग्जाम्पल समझ लिया। अब ये क्या कह रहा है, ये कह रहा है जैसे उसने एक प्रहार किया है, ए ने बी पर प्रहार किया, ठीक है, 1 लाठी मारी, 2 मारी, 3 मारी, 50 तक उसने मारी, जो अपने एग्जाम्पल में पढ़ा, ठीक है। तो 50 के लिए 50 से दंड ना हो, 1 वर्ष का उसको दंड मिल गया। अब ये है कि वो बीच बचाव के अंदर सी उसमें बीच में आता है। अब सी पर वो सेना से कहता है कि तू इसे बचाने के लिए मैं तेरे को मारूंगा, तो उसको मारेगा तो उसके लिए अलग से दंडित किया जाएगा, उसको उससे अलग से दंडादेश किया जाएगा, ठीक है। ये बात इसने कही है। अब बात करते हैं 72 की। 72 धारा आपकी कहती है कई अपराधों में से एक के दोषी व्यक्ति के लिए दंड, जबकि निर्णय में यह कथित है कि यह संदेह है कि वह किसी अपराधी का दोषी है। अभी क्या कह रहा है, कहते क्या अपराधी है, कौन दोषी है, क्या कहना चाहता है। अब इसको पढ़ो, फिर उसके बाद मैं समझाऊंगा कि क्या कह रहा है। देखो, उन सब मामलों में जिनमें यह निर्णय दिया जाता है कि कोई व्यक्ति उस निर्णय में भी निर्दिष्ट कई अपराधों में से एक अपराध का दोषी है, एक अपराध का दोषी है, किंतु यह संदेहपूर्ण है कि वह उन अपराधों में से किस अपराध का दोषी है। यदि वही दंड सब अपराधों के लिए उपबंधित नहीं है, तो वह अपराधी उस अपराध के लिए दंडित किया जाएगा जिसके लिए कम से कम दंडादेश किया गया है, ठीक है। यानी कि उसको संदेह है। पहली चीज क्या है, संदेहपूर्ण। एक है एक अपराध का दोषी है, उसमें संदेहपूर्ण है, और दूसरी है सब अपराध है, तो उसमें जब पता ही नहीं है कि कौन सा इसने अपराध किया है, उसमें अगर कोई संदेह है तो उस वक्त जो कम से कम उसके अंदर जो उपबंध किया गया दंड का वो उसको किया जाएगा, ना कि ज़्यादा से ज़्यादा। आगे कई सेक्शन ऐसे होंगे जिनमें अधिक से अधिक इतना होता है, इसमें कम से कम कितना दे सकते हैं वो अपने बात करें तो इसमें कम से कम है। अब एकांत परिरोध की बात करते हैं। एकांत परिरोध ये भी बहुत अच्छी है, इसमें आगे समझाया हुआ, अभी देखते हो। देखो एकांत परिरोध सोल कन्फाइनमेंट जो बात करते हैं, इसमें क्या है, जब कभी कोई व्यक्ति ऐसे अपराध के लिए दोषी ठहराया जाता है जिसके लिए न्यायालय को इस संहिता के अधीन उसे कठिन कारावास से दंडित करने की शक्ति है। एकांत परिदोष शब्द आते ही उसका मतलब हो गया कि वो हार्ड पनिशमेंट है, कठिन कारावास से, ठीक है, कठिन कारावास से दंडित करने की शक्ति है, तो न्यायालय अपने दंडादेश द्वारा आदेश दे सकेगा कि अपराधी को उस कारावास के जिसके लिए वह दंडादेश किया गया यानी पनिशमेंट दिया गया किसी भाग या भागों के लिए जो कुल मिलाकर 3 मास से अधिक के न हो, 3 मास से अधिक नहीं है, निम्न प्रकार से एकांत परिरोध में रखा जाएगा। अब एकांत परिरोध में क्या रखा जाएगा, अपने जो बात कर रहे थे वो उस पर ये है। देखो 3 मास से अधिक नहीं है तो उसमें ये होगा, अधिक नहीं होगा, एकांत परिरोध में रखा जाएगा। अर्थात यदि कारावास की अवधि 6 मास से अधिक न हो तो 1 मास से अनधिक। अगर मान लो उसको 6 महीने की उसको सजा मिली है, ठीक है, तो 1 मास से अधिक उसको अपने एकांत परिरोध में नहीं रख सकते, ठीक है, ये बात होगी। अब इसके जो आगे इसमें बात कर रहा है, आगे ये कह रहा है, देखो आगे कह रहा है 1 मास 6 मास कर लिए, अब इस पे बोल रहा है कि 6 मास से अधिक हो किंतु 1 वर्ष से अधिक ना हो तो 2 मास। देखो 6 मास तक करेंगे तो कितनी मिलेगी, 1 मास तक एकांत परिरोध में अपने कर सकते हैं, अवधि को कर सकते हैं। अगर वो चीज अगर इसके अंदर, 1 मिनट को काफी बार शोर हो रहा है,
चलो इसको कंटिन्यू करते हैं, कोई नहीं, शोर हट जाएगा। तो इसके अंदर जो अपने बात कर रहे थे वो 20 पे एकांत विरोध में कह रहे हैं, अगर हाँ सॉरी 6 मास तक होता है तो उसको मिलते हैं एक वर्ष तक, मतलब सॉरी 1 महीने तक। अगर उसका होता है 6 मास से 1 वर्ष तक होगा तो 2 मास तक हो जाएगा। अगर 1 वर्ष से अधिक होगा 3 मास से अधिक, यानी कि सीधा सा हिसाब है, वही जो पुराने लिखा था वही चीज़ है। 6 माह तो बराबर होता है 1 मंथ, 6 मंथ से लेके अगर 1 ईयर तक है तो 2 मंथ, और अगर 1 ईयर से अधिक है तो उस केस के अंदर मैक्सिमम 3 माह। जैसे अपने पूर्व में बात की थी कि जुर्माना की बात की थी, वो सेम कॉन्सेप्ट यहाँ पे अप्लाई होता है, ठीक है। उसी तरह से 6 मास तक है तो एक माह के लिए एकांत प्रतिरोध, अगर 6 माह से 1 साल तक है तो 2 माह तक प्रतिरोध, अगर 1 साल से अधिक है तो 3 माह से अधिक समय तक नहीं होगा, ये इसमें बात कही गई है। अब बात करते हैं इसमें, आज बस अपने 75 तक करेंगे, ठीक है, सेक्शन तक। अब 75 नंबर सेक्शन की बात करते हैं। 75 नंबर सेक्शन कहता है एकांत प्रतिरोध की अवधि। एकांत प्रतिरोध के दंडादेश के निष्पादन में ऐसा प्रतिरोध किसी भी दशा में एक बार में 14 दिन से अधिक नहीं होगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो वहां तो बात की थी 6 माह तक है तो कितने होगा, 1 माह तक, पर 1 माह तक होगा, पर लगातार 14 दिन से ऊपर नहीं होगा। 5-5 दिन का दे सकते हैं उसको, 14 दिन तक दे सकते हैं, 10 दिन दे सकते हैं, वो चीज़ है। साथ ही ऐसे एकांत प्रतिरोध की कालावधियों के बीच में उन कालावधियों से अन्यून अंतराल होंगे जब दिया गया कारावास 3 माह से अधिक हो, तब दिए गए 3 माह से अधिक हो, तब दिए गए संपूर्ण कारावास के किसी 1 माह में एकांत प्रतिरोध 7 दिन से अधिक न हो। साथ ही एकांत प्रतिरोध की कालावधियों के बीच में उन्हीं कालावधियों से अन्यून अंतराल होंगे। अब यहाँ पे क्या कह रहा है, वैसे समझ में आ गया होगा, मैं उम्मीद करता हूँ, पर नहीं है, मैं समझाता हूँ आपको। देखो ये क्या कह रहा है, ये बस इतनी सी बात ये कह रहा है कि पहली चीज़ 14 दिन से अधिक नहीं होगी अगर एक साथ देते हैं, और उसके बीच में जो कालावधि आती है, ठीक है, उसको हटा देंगे, उसको हटा के फिर उसको करेंगे। ऐसे नहीं है कि 14 दिन पहले उसको दे दिया, उसके बाद में दूसरा महीना स्टार्ट होगा उसको नहीं दिया, उसके बाद में 2 महीने माने, नहीं, उसके बाद दूसरे महीने जो दिन देंगे उसको काउंट किया जाएगा और बीच वाले को हटा दिया जाएगा। एकांत प्रतिरोध 7 दिन से अधिक न होगा अगर 1 मास, हाँ, अगर संपूर्ण कारावास के किसी 1 मास में एकांत प्रतिरोध 7 दिन से अधिक नहीं होगा। 1 माह के अंदर उसको 7 दिन दे दिया, 7 दिन से उसको ज़्यादा नहीं देंगे। टोटल अगर वो 6 माह तक था तो अपने 14 दिन तक की बात की थी, एक साथ 14 दिन तक देंगे, और एक ही माह का है तो उसके अंदर अपने 7 दिन से उसको ज़्यादा नहीं देंगे, ये इसने बात कही है। अब 75 नंबर सेक्शन की बात करते हैं 75 की। पूर्व 2 सीधों के पश्चात अध्याय 12 और अध्याय 17 के अधीन कतिपय अपराधों के लिए वर्धित दंड जो कोई व्यक्ति, यानी बढ़ के दंड मिलेगा, जो 12 और 17 की बात कर रहे हैं अध्याय, उसके बारे में कि भारत के किसी न्यायालय द्वारा इस संहिता के अध्याय 12 और 17 के अधीन 3 वर्ष या उससे अधिक की अवधि के लिए दोनों में से किसी भांति के कारावास से दंडनीय अपराध के लिए दोष सिद्ध ठहराए जाने के पश्चात उन दोनों अध्यायों में से किसी अध्याय के अधीन उतनी ही अवधि के लिए वैसे ही कारावास से दंडनीय किसी अपराध का दोषी हो तो वह हर ऐसे पश्चातवर्ती अपराध के लिए आजीवन कारावास या दोनों भांति कारावास या दोनों में से किसी भांति कारावास जिसकी अवधि 10 वर्ष तक की हो सके कि दंडादेश किया जाएगा। यानी जो अध्याय 12 और 13 में जो अपराध किया, अगर वो दोबारा पूर्व में करता है तो उससे तो आजीवन मिलेगा, या जो 10 वर्ष की कालावधि है तब तक उसको मिलेगा, ठीक है। तो दोस्तों उम्मीद करते हैं कि जो आज अपने सेक्शन किए हैं 53 से किए थे, जहाँ पे अपनों ने कठोर दंड के प्रकार जाने थे, उसके बाद में जुर्माना नहीं है वो चीज़ उसको जानी थी, अगर जुर्माना नहीं देते कितना कारावास मिलेगा, उसके बाद में अगर कहीं पे जुर्माना और कारावास दोनों है तो उस केस में क्या रहेगा, ये सब चीज़ें अपन बात की। लास्ट में प्रतिरोध, एकांत प्रतिरोध है 73 उसकी बात कर ली थी, और 74 में उसकी क्या कालावधि रहेगी, यानी इसका टाइम पीरियड क्या रहेगा उसके बारे में जाना। और जो 75 सेक्शन है वो कहता है कि पूरे 12 और 13 अध्याय, 12 और 17 जो अध्याय है उसके अंदर अगर वो करता है तो उस केस के अंदर उसको जो दंड है या तो आजीवन कारावास मिलेगा, रिपीट करता है उसको, या 10 वर्ष तक की हो सकती है, ये चीज़ में बात की है। तो दोस्तों उम्मीद करते हैं कि जो आज अपन ने बात की आपको समझ आ गया। फिर भी अगर कोई डाउट लगे या आपको लगता है कि यहाँ पे मैंने कुछ कमी रह गई है तो आप मुझे प्लीज़ कमेंट बॉक्स में बताइए ताकि अपन इसमें सुधार करें। और आप सभी ने सुना उसके लिए आप सभी का तहे दिल से धन्यवाद। थैंक यू।